हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 30 मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में सीटेट के सिलेबस को डिस्कस करते हुए आ रहे थे, कल की क्लास में हमने जो आपका टॉपिक था उस पर हमने बात की थी। वो था आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसमें हुआ क्या है कि उसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका था, मतलब उसका एक क्लास हम लोग पहले कर चुके थे, जिसको मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया था अपने अलग तरीके से। वो भी हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी, लेकिन उसमें आपका एक टॉपिक था प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आपका रह गया था। अब हुआ क्या है कि उसी टॉपिक को सेम तरीके से रिपीट हुआ है, कह सकते हो रिपीट हो गया है, लेकिन ज़्यादा तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें मैंने अलग तरीके से बताया, इसमें अलग तरीके से बताया है। इसमें आपका थ्योरेटिकली पोर्शन जैसा आपका बुकिश टाइप में दिया गया वैसा बताया था, उसमें मैंने आपका जनरल वे में बताया था, जैसा कि हम आपको समझा सकते हैं, पढ़ते हैं। वो चीज़ बाद में जब वीडियो आपका लेक्चर अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया, तब मैंने उसको नोटिस कर पाया बाद में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो से पढ़ ली, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। आज का हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, आईक्यू बोल देंगे। ठीक है, आईक्यू भी बोल देंगे, जैसा ठीक लगे, जिसको जो ठीक लगे। इंटेलिजेंस बोल देंगे, आप आईक्यू बोल देंगे, आईक्यू लेवल हो जाता है किसी का, आईक्यू अच्छा नहीं है, ठीक है, मानसिक स्तर हो जाएगा, इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी ज्यादा तरीके से। तो बुद्धि का जो टॉपिक है हमारा, इसमें थ्योरेटिकली पोर्शन आपका हमारा कम है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। टेट में क्या होता है, टेट में हमारे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड का 3D मॉडल, उसके बारे में बात की जाती है। इन सब चीजों को यूपी टेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या थ्योरी है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो हमारा सीटेट पूछता है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत में क्या क्या है, द्विकारक उसको क्यों बोला जाता है, एक कारक को एक कारक क्यों बोला जाता है, और आपका त्रिकारक भी होता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, जो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुकारक में बोल दिया जाता है, ठीक है, वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। त्रिकारक को ही बहुकारक भी बोल दिया जाता है। फिर आपका हो जाता है समूह कारक, जो आपका थर्स्टन ने दिया, उसमें आप भी बोल देते हैं। और आपका और भी है, वो भी अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। मुख्यतः हम 5 का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, 5 जो आपके बुद्धि के सिद्धांत है उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले तो बुद्धि के बारे में ही जान लेते हैं, इंटेलिजेंस है क्या, इंटेलिजेंस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। बुद्धि क्या हो जाता है, जैसा कि हमारा लर्निंग लेवल होते हैं, ठीक है, कोई बॉय है, एक गर्ल है, ठीक है। अब किसी बॉय का जो आईक्यू है, मान लेते हैं 120 प्लस है, गर्ल का आईक्यू है 90 प्लस है। ठीक है, तो ये जो आईक्यू है, इसको नंबर्स में लिख रखा है, नंबर्स में लिखा है, आईक्यू गर्ल का भी है, तो यही चीज हमारा हो जाता है इंटेलिजेंस को हम बोल देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि बुद्धि के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। बुद्धि के बारे में साइकोलॉजी में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा थ्योरीज को समझाया, सबसे ज्यादा थ्योरीज को बताया, वो थे आपके बिने साहब, साइमन बिने आपका बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको समझाया। तो उनके समझाने से इस तरह से हमें पता चला कि बुद्धि में हम आईक्यू लेवल के हिसाब से भी ठीक करते थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, ठीक है, बिने जो थे, जो आपका मेंटल एबिलिटी, और उसका सूत्र भी दिया उन्होंने, क्वेश्चन भी दिया, सूत्र भी दिया, जिसको हम बोल देते हैं बुद्धि IQ = M इंटू सी, करंट एज बराबर बोल दिया जाता है इंटू 100, जिसको बोलते हैं ना, मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज इंटू 100, जो आपका सूत्र होता है। वो डायरेक्ट आपका यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में तो बहुत ही कम, कभी कभार ही पूछ लिया गया हो, शायद मेरे याद में तो अभी तक नहीं पूछा गया, शायद किसी की याद में पूछा गया हो। ठीक है, तो बुद्धि को अगर हम डिफाइन करना चाहिए, तो मैंने बेसिक तरीके से डिवाइड करके आपको बता दिया कि किसी भी गर्ल है तो इनका आईक्यू अलग है, कोई बॉय है इसका आईक्यू अलग है, तो इसी को हम बुद्धि कह देते हैं। दोनों के लर्निंग की जो लेवल है वो अलग अलग है, इसी को हम बुद्धि बोल देते हैं। ठीक है,
अगर हम बुकिश टाइप में जाना चाहें, जो किताबों में भाषा दे रखी होती है उसके हिसाब से समझना चाहें, क्योंकि किताब के हिसाब से नहीं बताया तो बच्चे फिर कहते हैं कि आता नहीं होगा, तभी किताब के हिसाब से नहीं बताया, तो किताब के हिसाब से भी बता देते हैं। देखो जो इंटेलिजेंस है, कोई जानवर है आपका, उसका जो इंटेलिजेंस है वो अलग है, सीखने को बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता, अपने स्तर पर चीज़ें समझेगा। ह्यूमन है, उसका इंटेलिजेंस अलग है। कोई पंछी है, उसका इंटेलिजेंस अलग है। जो जल में रहते हैं जलीय जीव, उनका इंटेलिजेंस अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक डायमेंशन है इंटेलिजेंस का, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ठीक है, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग मतलब व्यक्ति मतलब कोई जीवित प्राणी का सोचने समझने एवं कार्य करने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। अगर आप एक डेफिनेशन में बोलना चाहे तो क्या, अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो ये बोले कि किसी भी व्यक्ति या हाँ ह्यूमन, एनी ह्यूमन हु कैन, यहाँ पे ह्यूमन नहीं लिखे, लिविंग, एनी लिविंग थिंग हु कैन थिंक, अंडरस्टैंड, think, understand and working according to its decisions is called intelligence। अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो एनी लिविंग थिंग हु कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट्स डिसीजन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इस तरीके से मैं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो, क्योंकि डेफिनेशन पूछी तो जानी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो लगेगा कि पता नहीं हुआ तभी तो नहीं तो हाँ ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। और बुकिश टाइप में मैंने एग्जैक्ट नहीं किताब में जैसा लिखा वैसा नहीं लिख दिया, थोड़ा चेंजमेंट्स कर दिया है। अब ये भी नहीं होता है कि अब फिजिक्स की अगर आप मोशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फॉर्म में आप जो उसके एग्जैक्ट चीजें हैं उनको आप किसी दूसरे एग्जांपल में सेट करके डेफिनेशन को तौर पर लिख देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जा सकता, कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने जो क्वांटिटी थी, जो रिजल्ट्स थे वो आपने सेम रखे, उसका जो प्रोसेस था वो बदल दिया। अब किसी भी चीज का अगर आप कोई प्रैक्टिकल चीज है, आपका कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो सेम है, इसके जो बीच का प्रोसेस है प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल हमें बताया गया कैसे से प्रैक्टिकल करना है। अब इसके बीच का जो प्रोसेस है उसको मैंने चेंज कर दिया, ए फॉर्म से किया, बी फॉर्म से, सी, डी, इन तीनों चार तरीके से मैंने किया, चारों बार में रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। तो मैं ए वाला लिख दूं, बी वाला लिख दूं, सी वाला लिख दूं, डी वाला लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताब में भले ही मैंने ए वाला पढ़ा हो हमेशा हमेशा, लेकिन बी वाला भी तो सही हुआ ना, सी वाला भी सही हुआ, चाहे डी वाला भी सही हुआ। ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट अगर आपका सेम है, प्रैक्टिकल की जो डेफिनेशन उसी हिसाब से हो जाता है। डेफिनेशन अगर आपकी सही है तो सही बोली जाएगी, वो भले ही आपने किसी भी तरीके से आपने लिखा हो, बट उसका जो रिजल्ट परिणाम है वो नहीं बदलना चाहिए, जो डेफिनेशन का मोटिव है वो नहीं बदलना चाहिए, इसमें आप चेंजमेंट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें डेफिनेशन में आपके तीन ही पॉइंट मेन है, वो हो जाता है थिंक, अंडरस्टैंड और वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट डिसीजंस। सोचने समझने एवं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम इंटेलिजेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब इंटेलिजेंस हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग बोला जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी डिफरेंशिएट हो जाता है, जैसा कि मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ से हो जाता है फिनिश, ये चीज आपको आ गई होगी समझ में। और अगर बुद्धि के बारे में सबसे पहले खोज की बात कही जाए तो आप लिख देंगे विनय जी हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने इस थ्योरीज का डेवलपमेंट किया, इन थ्योरीज के बारे में बताया था। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो। और बुद्धि के बारे में पर्यावरण से सीखने की क्षमता, अमूर्त तरीके से डिसीजंस लेने की क्षमता, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और सीखने के तरीके ये भी आपको हो जाता है, लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात की जा सकती है। ठीक है, सीखने की क्षमता। और वेस्कलर आपके एक वैज्ञानिक और थे 1900
1939 के टाइम पे अगर बात करेंगे तो वेस्लर आपके एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के बारे में काफ़ी चीज़ें आपसे बताई थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन बाकी मैं बचता हूँ कि अगर सीटेट का अकॉर्डिंग चल रहा है तो चीज़ों जो फैक्चुअल है उनको अलग साइड से रखा जाए, क्योंकि वो आपको पूछी जानी नहीं है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ ताकि थ्योरी से ही क्वेश्चन बन के आना है, थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं मुख्य जो बुद्धि के सिद्धांत हैं। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत अगर इसमें बात कर ले जाए तो जो आपका एक कारक सिद्धांत पहला तो आता है। पहले सारे लिख देते हैं, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। एक क्लास में सारे नहीं समझाए जा सकते, क्योंकि चौथा नंबर और पांचवा जो गिलफोर्ड का 3D मॉडल है उसके लिए सिंगल एक क्लास चाहिए, 1 घंटे की सिंगल एक क्लास चाहिए, क्योंकि उस 3D मॉडल को समझने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ हमें समझ में आएगी और वहाँ से क्वेश्चन भी आपका आता है। एक कारक सिद्धांत, फिर आ जाता है द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। द्विकारक के बाद आ जाता है तो त्रिकारक, त्रितंत्र भी बोले, त्रिकारक भी होता है, लेकिन उसको बोला नहीं है, किताबों में मेंशन नहीं किया गया है, होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया बहुकारक, बोल दिया गया। बहुकारक किसके बारे में बात करता है? बहुकारक आपका है जो थॉर्नडाइक जी ने बताया था, उसके उनके बारे में बता दिया गया। अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। चौथा नंबर आ जाता है आपका जेपी गिलफोर्ड के बारे में बात करते हैं जब हम, तो उसमें बोल दिया जाता है समूह कारक, जैसा मैं पहले ही बोल चुका था, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक। समूह कारक के बाद अगर बात करें हम, अब अगर एक कारक और द्विकारक, बहुकारक, इसमें फैक्टर्स की बात हम करेंगे। इंटेलिजेंस के जो फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, उनको अलग अलग बताया गया कि एक कारक में आपके एक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, द्विकारक में 2 फैक्टर हो, बहुकारक में मल्टी फैक्टर्स की बात हो रही, समूह कारक में ग्रुप फैक्टर्स की बात हो रही, जो ग्रुप में चीजें होती हैं उनके बारे में बात हो रही, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है बुद्धि की संरचना। इसके बारे में बात की गई है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, समूह कारक आपका, ठीक है। तो अगर एक कारक की बात की जाए, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे अगर पूछ दिया जाए तो जो आपके अल्फ्रेड बिने महोदय थे उन्होंने दिया है। 1 फैक्टर इन्होंने दिया है, अल्फ्रेड बिने, देख लेना इंग्लिश में शायद बिनेट लिखा जाता है, बिने लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टी फैक्टर और यहाँ पे आपका ग्रुप फैक्टर और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में जो बच्चे लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, बाकी फिर 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर के बारे में उसके आगे मैं जो लिखूंगा आपका है, ठीक है। 2 फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो 2 फैक्टर में 2 चीजों के बारे में बात कर दीजिए, वो मैं अभी आगे आपको डिफाइन करके बताऊंगा। 2 फैक्टर अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीयर में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुकारक सिद्धांत की बात हो रही तो मैं आपको बता चुका हूँ, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक के बारे में बात कर दीजिए। समूह कारक के बारे में बात की तो एलएस थर्स्टन के बारे में यहाँ से बात कर देते हैं। थर्स्टन ने बताया था, थर्स्टन के बाद आ जाता है बुद्धि की संरचना। बुद्धि की संरचना में हम ही पढ़ते हैं जो 3D मॉडल है ऑफ स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जेपी गिलफोर्ड, यहाँ का यूपी टेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड। 1 फैक्टर किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है।
द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। मल्टी फैक्टर किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ग्रुप फैक्टर किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, मतलब आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। 1 से 2 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। सीटेट में भी आपका काम आएगा, सीधा डायरेक्ट सीटेट में क्या काम आएगा, जब हम इसके अंदर की चीज पढ़ेंगे वो इसके अंदर इसके अंदर इसके सबके अंदर, ठीक है। ये चाहे तो आप नोट करें, करना चाहे तो। फिर एक कारक के बारे में हम बात करेंगे, एक कारक में क्या क्या होता है, ठीक है। वन फैक्टर आप लिख सकते हो, वन फैक्टर की जगह आप यहाँ पे यूनि फैक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कारक वन बोले तो यूनि फैक्टर मतलब एक हो जाता है तरीका, नहीं अलग अलग उस तरीके से सकते हैं। नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम वन फैक्टर जो यूनि फैक्टर के बारे में बात की है, जो अल्फ्रेड बिने ने बताया है, इसमें हम देखेंगे इसको एक कारक सिद्धांत बोला जाता है। इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि के बारे में समझाया, तो इन्होंने ही पहला सिद्धांत दे दिया एक कारक का सिद्धांत, ठीक है। अल्फ्रेड बिने के बारे में बात करें, टर्मन और स्टर्न, 3 लोग थे मिलके। अल्फ्रेड बिने ने बताया, टर्मन थे उन्होंने थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दिया, जो स्टर्न थे उन्होंने उसको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। तो तीनों का नाम इसलिए बोल दिया जाता है। मैंने अल्फ्रेड बिने ही लिखा था इसमें, अल्फ्रेड बिने ही आपको देना, ऑप्शन में भी देगा तो अल्फ्रेड बिने ही आप लगा। स्टर्न है और आपका बोल दिया जाता है, टर्मन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशान होने की बात नहीं। बुद्धि के बारे में इन तीनों ने ही खोजे की, इन तीनों ने बताया, सर्वप्रथम बिने ने ही बताया था, ठीक है। तो वन फैक्टर में ये बोला गया कि जो इंटेलिजेंस हमारा आईक्यू होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिर्फ क्वांटिटी वन, एक संख्यात्मक होती है, वन न्यूमरेसी होती है, इसके बारे में बात की है, ठीक है। केवल एक खंड, मतलब जो बुद्धि का पार्ट है वो एक है, उसमें हम अलग अलग डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। बुद्धि हमारी एक तरीके से काम करती है, वन फैक्टर मतलब वन एक खंडात्मक है, इस तरीके से बोला गया। तो खंडात्मक को अगर बोलना चाहे तो एक वन पार्ट इन आईक्यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इन्होंने समझाया कि आईक्यू का जो स्ट्रक्चर है वो वन पार्ट में, मतलब एक खंडात्मक है। ये किसने बताया? बिने ने। और इस प्रकार की जो बुद्धि होती उसको इन्होंने बोला निरंकुशवादी। क्या बोल दिया? निरंकुशवादी बुद्धि इन्होंने बोला। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। डायरेक्ट आपसे सीटेट के स्टेटमेंट पूछते हैं निरंकुशवादी बुद्धि किससे रिलेट करती है, तो एक कारक सिद्धांत से, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना जाए जो बच्चे, तो मोनार्की लिखें, ठीक है। मोनार्की लिख सकते हो, देख लेना स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के टीचर तो है नहीं हम जो आपको इतना स्पेलिंग्स का। एक कारक सिद्धांत में किसकी बात कर रहे हैं हम? जो इसका स्ट्रक्चर है वो वन पार्ट है, एक सिद्धांत, मतलब जो बुद्धि का काम करने की क्षमता है, सोचने समझने कार्य करने की क्षमता, हमारे पास सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बुद्धि है। जबकि हमें तो ये बताया गया है, अभी हमको पता है ना, इस वजह उस टाइम पता नहीं था। ये 90-20 की बात हो रही है, उस टाइम पता नहीं था। तो बिने ने जैसा जैसा बताया वैसा सबने मान लिया कि हमारे पास सिर्फ एक बुद्धि होती है, अलग अलग बुद्धि नहीं होती। जबकि हमारे पास मल्टी डायमेंशन की बुद्धि होती है, इमोशनल अलग होती है, सोशल की अलग होती है, मेंटल की अलग होती है, हंसने वाली अलग होती है, रोने वाली अलग होती है, सारी अलग अलग बुद्धि होती है, सबकी अलग अलग बुद्धि। मतलब इंसान एक ही है, सबकी बुद्धि के स्तर अलग अलग होते हैं। पढ़ने वाली अलग है ना, समझने वाली अलग है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, सोशलिस्टिक अच्छा नहीं होता है, तो उसकी दो बुद्धि, उसी को दो बुद्धि बोल दिया गया इसी तरीके से। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ एक बुद्धि होती है, वही हमारी पढ़ने में काम आती है, वही हमारा हंसने खेलने कूदने जितने भी काम है मनुष्य करता है, वही बुद्धि हमारे काम आती है। तो इसी को बोल दिया गया बाद में एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, जो कि यूनिफैक्टर, इसको बाद में बोल दिया गया, ठीक है। यूनिफैक्टर बिने ने बोला था, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आपका टू फैक्टर थ्योरी में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक कारक का मतलब क्या था, दो कारक का मतलब क्या था, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है।
अगला चलते हैं द्विकारक। स्पीयरमैन ने बताया, हाँ, एक कारक के बाद जब स्पीयरमैन जी आए, इन्होंने टू फैक्टर आईक्यू थ्योरी, ये थ्योरी इन्होंने बताई। तो इन्होंने बताया कि जो टू फैक्टर आईक्यू थ्योरी, इन्होंने समझाया कि हमारे पास दो टाइप की बुद्धि होती है। दो टाइप की कौन होती है? एक तो हमारा जी फैक्टर हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया एस फैक्टर। सीक्रेट में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विकारक बुद्धि के हिंदी वाले भी लिख लें, फिर दिक्कत हो जाएगी। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। तो टू फैक्टर आईक्यू जो थ्योरी थी, द्विकारक सिद्धांत है, इन्होंने जो आपके स्पीयरमैन थे, लिख लें यहाँ पे, भाई सब लिख चुका हूँ, आपको बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है। अब लिखना इसलिए पड़ता है तो कोई वीडियो 20 से देख रहा होगा, कहेंगे बाकी चीजें तो लिखी नहीं है। तो जी फैक्टर हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस, उसको बोल देते हैं जनरल आईक्यू, ठीक है। एस हो गया आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आईक्यू, ठीक है। जनरल को क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि। और स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं? विशिष्ट बुद्धि। इसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। ये हमारी जो होती है जनरल बुद्धि, ये बाय बर्थ होती है, ठीक है। लेकिन ये जो विशिष्ट बुद्धि होती है, ये बाय बर्थ नहीं होती है, इसको अर्न किया जाता है, अर्न बाय प्रैक्टिस स्लैश लर्निंग। ये दो पॉइंट आपके मेन आपको फोकस करके समझने होंगे, ठीक है। जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर है, इसमें हमारा जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। सामान्य बुद्धि का मतलब ये है कि सामान्य व्यक्ति, इसमें विशिष्ट है, हमारी बुद्धि सामान्य सबकी होती है, ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति की क्षमताएं भी सामान्य होती हैं सबकी। सामान्य मतलब जनरल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोग, जो हमारा 90 to 110 की बात होती है, सामान्य बुद्धि उसी को बोल दिया जाता है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो भी चीजें होती है वो आपका व्यक्ति कर सकता है, समझ सकता है और चीजों को करता है उसी हिसाब से। और सब में क्षमताएं नहीं होती, ये भी सब में नहीं होता, बाई बर्थ सब में होती है, आती बाई बर्थ है, लेकिन सब में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास सामान्य बुद्धि है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास भी सामान्य बुद्धि है वो अपनी बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि तक ले जा सकता है, ये क्षमता उसके अंदर होती हुई होती है, ठीक है। तो आपका जनरल आईक्यू जो है वो आपकी सामान्य बुद्धि हो गई, लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि है वो आपका हो गया अर्न्ड बाय प्रैक्टिस इन लर्निंग। पर्टिकुलर किसी फील्ड में बेहतर काम करते 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 एक ऐसी अभ्यास करने के बाद, एक ऐसा मतलब उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली कि बाद में वो हमारे विशिष्ट बुद्धि में कन्वर्ट होगी। इसके दो बहुत ही मेन आपका बेहतरीन एग्जांपल है। पहला आपके व्यक्ति होते एक एक्टर है, कौन है? अभिषेक बच्चन। ठीक है, ए बी है जो अभिषेक बच्चन। और विशिष्ट बुद्धि में मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो वो भी एक्टर है, महानायक अमिताभ बच्चन। अब ये एग्जांपल आपको कई बुक्स में भी दिया होगा, तो ऐसा नहीं मैं बुक्स का डायरेक्ट एग्जांपल ले रही, इसको समझाना आसान होता है। सामान्य बुद्धि में है अभिषेक बच्चन हर कोई हो सकता है, ये चीज आपको भी पता है। तो अभिषेक बच्चन की एबिलिटी है एक्टिंग की, वो भी आपको पता होगी, अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पे सिम्बलाइजेशन करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभिषेक बच्चन की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो उनके जो फादर साहब हैं अमिताभ बच्चन, उनसे मैच नहीं करती है। वो उसका मतलब यही है कि अभिषेक बच्चन की जो आईक्यू लेवल है वो उनका जनरल आईक्यू लेवल में आता है, लेकिन उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर रखी है कि वो अपने पिताजी के लेवल पे जा पाए। वो इसी लेवल की वजह से हो जाता है
तब वो बोल देंगे कि उनको वो चीज बाय बर्थ मिली है, बाय बर्थ उनको मिली है कि वो अमिताभ बच्चन के सपुत्र हैं, तो कोई बात नहीं, वो जनरल आईक्यू में आते हैं। मूवीज उन्होंने की, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत मतलब ठीक है, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब दूसरे व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके जो पिताजी हैं अमिताभ बच्चन, वो ऐसी फील्ड से आते हैं, उनका एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी एक्सपर्टीज हासिल की, ऐसा मतलब उसमें पारंगत हासिल कर ली एक्टिंग करते 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 कि इनके लेवल तक एक्टिंग पर पहुंचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भले उनके खुद के हम उनकी तुलना उनके पुत्र के साथ कर रहे हैं। अब सेम एग्जांपल हम सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर पे अगर अप्लाई करें तो आप नहीं कह सकते हो ना कि जो सचिन तेंदुलकर की स्पेसिफिक आईक्यू है जो हो गई उन्होंने 40 साल क्रिकेट खेला, अब उस व्यक्ति की तुम तुलना अपने उसके लड़के से करोगे अगर, तो वो दिक्कत वहां पे आ जाएगी ना कि जनरल आईक्यू उनका होगा, ठीक है, जो आनुवांशिक लक्षण है वो तो आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सचिन के जितना अच्छा एक्सपर्टीज के हिसाब से क्रिकेट खेल पाए। वही यहाँ पे भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन जिस लेवल की एक्टिंग कर सकते हैं, अभिषेक बच्चन उस लेवल की एक्टिंग नहीं कर सकते, दोनों कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो स्पेसिफिक बुद्धि में सबसे अच्छा एग्जांपल यही बनता है जाके कि अमिताभ बच्चन एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, एक्टिंग उन्हें आती थी, ठीक है, लेकिन उस एक्टिंग में उन्होंने पारंगत हासिल कर ली, अपने आप को इस काबिल बना लिया, उस लेवल तक ले गए कि वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उनका चला गया एस फैक्टर उनमें ज्यादा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हो गया, जबकि जी फैक्टर उनके पास पहले से था, जी फैक्टर था, लेकिन अभिषेक बच्चन अपने जी फैक्टर को एस फैक्टर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, और अब ले जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी एज अब हो गई है। अगर ले जाना पाते तो ले जा सकते थे। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जी फैक्टर को एस फैक्टर तक ले जाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के अभ्यास और लर्निंग की क्षमताओं पे। यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरी में आपको पूछा जाए कि द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो आपका हो जाएगा जनरल आईक्यू, फिर आपका हो जाएगा एस फैक्टर, स्पेसिफिक आईक्यू, ठीक है। दोनों एग्जांपल मैंने समझा दिए। ये अर्न बाय प्रैक्टिस इन लर्निंग, ये आपका बाय बर्थ नहीं होता, जन्मजात नहीं हो जाता, इसको एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है, ठीक है। जी फैक्टर जो आपका होता है इसको आपको बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है, इसको एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका जन्मजात सबके पास ही आता है। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर चाहें तो आप नोट करें, नोट करना चाहें तो नोट कर ले, आपके पास ज्यादा नहीं, 2-5 सेकंड का टाइम है। अगला है हमारा बहुकारक, जो बताया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने वैसे लर्निंग अभिगम के बारे में बहुत ज्यादा बताया, लेकिन बुद्धि के बारे में भी उन्होंने काफी चीजें समझाई, ठीक है। क्या है बहुकारक? मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी को बताया किसने? पहला तो यही क्वेश्चन है, तो लिखेंगे आप थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक के बाद अब आप लिख देंगे इन्होंने इसमें 4 स्टेप्स बताए। 4 स्टेप्स में इन्होंने क्या क्या बताया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तब समझ में आ जाएगा। चार स्टेप्स कौन कौन से बताए? एक तो बता दिया लेवल, ठीक है, एरिया, बॉर्डर, स्पीड। इन्होंने जो आईक्यू के इंटेलिजेंस के इन्होंने ये 4 लेवल बताया, ठीक है। अगर 4 लेवल मिल जाता है यहाँ पे इनको, जो ये वाला स्तर आता है उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, इसको उन्होंने बोला, ठीक है। तो लेवल है, एरिया है, बॉर्डर है, स्पीड है। मतलब लेवल हो गया आपका स्तर हो गया, एरिया आपका क्षेत्र हो गया, बॉर्डर आपका सीमा हो गई, और स्पीड मतलब गति हो गई। अब इन्होंने चारों वर्ड आसान है, कोई समझने बात नहीं। लेवल मतलब हो गया
हर व्यक्ति का सीखने का लेवल जो होगा अलग अलग होगा, अलग अलग स्तर होंगे उसके सीखने के, सबका क्षेत्र अलग अलग होगा, कोई अलग क्षेत्र तक चला जाएगा सीखते सीखते, कोई किसी का क्षेत्र कम होगा, ठीक है। बॉर्डर सीमाएं होंगी, उनको अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। स्पीड, सबकी सीखने की स्पीड भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो चार आपको ये पता होने चाहिए कि बहुकारक सिद्धांत में, मल्टी फैक्टर थ्योरी में थॉर्न डायग्राम कौन कौन से चार बताए हैं, आपके लेवल बताए हैं। तो आपका पहला हो गया आपका स्तर, दूसरा हो गया क्षेत्र, तीसरा हो गया सीमा, चौथा हो गया गति, ठीक है। चार आपको पता होने चाहिए। चारों मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि सबका लेवल अलग होता है, सबका एरिया भी अलग होगा, सबका बॉर्डर भी अलग होगा और सबकी स्पीड भी अलग अलग सीखने की होगी, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम चाहें तो इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो ऐड ये कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए क्या, उसमें मैं फिर से वही आपको रिपीट करके मैं बताऊंगा कि सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होता है, सबके जो स्तर होते हैं सीखने के वो अलग अलग होते हैं, सबके लेवल अलग, वही चीज़ होगी ना। चारों यहाँ पे लिख दिया, फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा जो पिछले वाले उसमें बताया मैंने। तो मुख्यतः आपको पता होने चाहिए 3 से 4 जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगर चलना चाहे हम अगले आपके जो थर्स्टन के बारे में बात करना चाहे समूह कारक में, तो समूह कारक को समझने के लिए हमें थोड़ा और अच्छे से बात करनी होगी, लेकिन अभी वो उस चीज पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसको फिर मैं आपको अगली क्लास में बाइंड अप करके बताऊंगा। हमने 3 कर लिए हैं, 3 कौन कौन से कर लिए हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। 3, एक तो हमने कर लिया है पहला अपना यूनिफैक्टर, थ्योरी और आईक्यू, सेकेंड कर लिया है 2 फैक्टर, थर्ड कर लिया है मल्टी फैक्टर। ठीक है, ये 3 हमने कर ली है। चौथा और पांचवा हमारा अभी बचा है जिसमें हमने कर लिया ग्रुप की बात करेंगे, फिर हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईक्यू, इन दोनों की बात कर लेंगे। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, पहला भी एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा भी तीसरा भी, तीनों हमें पता है। इसका तीनों का आप रिवीजन करने अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम अगली क्लास में 2 जो आपके बचते हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे, उनको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएगी वहां से, ठीक है। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसमें हमारे ये आते हैं चारों, ये आपको पता होना चाहिए, सारे पता है। बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया, विनय ने बताया। विनय के बाद आपके वेस्कलर भी आते हैं, विनय के साथ साथ टर्मन और आपके थर्स्टन भी आते हैं जिन्होंने बुद्धि के बारे में एक्सप्लेन किया था। और इसका जो सूत्र होता है, अगर उसको आप लिखना चाहें, उसको समझना चाहें, उसका जो सूत्र होता है IQ = MA/CA/100। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीटेट के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन आपका हाँ मैथ्स के पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। सीटेट के जो मैथ वाला पेडागोजी का सेक्शन आता है ना, उसमें ये आपका क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं सॉल्व करने को। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो इतनी है, उसकी करंट एज पता करनी है, या उसकी IQ, 2 चीजें आपकी दे रखी होंगी, 2 क्वांटिटी दे रखी होंगी, कोई एक पूछ लेगा, ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा बेसिक सा मैथ्स लगाना होता है, उसमें कोई बड़ा ऐसा नहीं, ठीक है। तो MA का मतलब मेंटल एज हो जाएगा और CA का मतलब करंट एज हो जाएगा। उसको याद करना है। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर MA ऊपर लिखा है तो MA को हम डिफाइन कर सकते हैं माँ, तो माँ होती है सबसे ऊपर। कुछ भी हो जाए घर में, सब कुछ हो जाए, आपके भी जिंदगी में आपकी माँ सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए। तो माँ आप रखेंगे हमेशा ऊपर, तो अगर माँ ऊपर रहेंगी तो फिर करंट एज ऑटोमेटिक नीचे ही रहेगा, तो आप लिखे चाहे ना लिखें, ऊपर वाला याद रखें, अपने आप आपका सूत्र गलत हो ही नहीं सकता। कभी हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे कि CA ऊपर लिख दिया MA नीचे लिखें, कंफ्यूजन है, वहाँ पेपर में बैठे समझ में नहीं आ रहा, तो एक आपको एग्जैक्ट दिमाग में क्लिक करता है कि माँ होती है ऊपर, आप तुमने MA ऊपर लिख दिया। याद करने का अपना अपना तरीका, एग्जामिनर को नहीं पता ना आपने कैसे याद किया। तो ये आपका हो जाता है क्लास हमारा आज का। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में JP गिलफोर्ड का जो है उसके बारे में बात कर लेंगे, और जो हमारा एक और है समूह कारक, उसके बारे में बात कर लेंगे, और स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर JP गिलफोर्ड ने बताया, उसके बारे में दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे। वो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी इसलिए हो जाएगी थ्योरी बचेगा, और सैटरडे अभी आपका एक दिन तो बचा ही बचा है बीच में, तो हमारी थ्योरी भी वहाँ से खत्म कर लेंगे। फिर आपका समावेशी शिक्षा छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे,
उनको चाहूँगा तो मैं एक क्लास में ही खत्म करवा दूंगा सबको, ठीक है, एक क्लास बड़ी करवा दूंगा, उसमें सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी आपकी ज़्यादातर खत्म होगी, वो मैं पहले ही बोल चुका था कि 15 से 16 क्लास में थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो मेन टॉपिक थे उनको तो मैंने बहुत अच्छे से ही करवा दिया है। इनके जो क्वेश्चंस हैं मैंने रोक दिए, मैं करवा नहीं रहा हूँ, इसलिए कि आपका पेडागोजी की सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, चाहे सुपर टेट का बच्चा हो, चाहे सी टेट का, यूपी टेट का, सबके लिए बराबर करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और टीचर परमार के साथ ऐसे जुड़े रहे, ठीक है।